हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज की इस क्लास के अंदर हिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको कवर करवाने जा रहा हूं और ये टॉपिक आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो लेटर मुगल्स का जो टॉपिक है, यानी आप सभी जानते हैं भारत में बाबर आया 1526 के अंदर। उसने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी और उसके बाद में भारत पर अपना अधिकार किया और वहां से शुरुआत हुई मुगलिया सल्तनत यानी मुगल डायनेस्टी की। और पहला राजा कौन बना मुगल डायनेस्टी का? बाबर। ठीक है। बाबर के बाद हुमायूं बना, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर बना, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर बना, जहांगीर के बाद शाहजहां बना और शाहजहां के बाद कौन बना? औरंगजेब। और जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, औरंगजेब की डेथ के बाद उसके सारे के सारे जितने भी मतलब उनके जो बच्चे आते हैं सारे के सारे एक प्रकार से उतने एबल नहीं होते, नालायक किस्म के होते, जिसकी वजह से 1707 में जब औरंगजेब मरता है उसके बाद के पीरियड को हम बोलते हैं लेटर मुगल्स यानी उत्तरवर्ती मुगल्स। यानी 1707 से लेकर 1857 का जो टाइम पीरियड है उसको हम आज कवर करेंगे। अगर ध्यान से इस क्लास को लगाओगे आपको एक फैक्ट्स भी नहीं रहेगा कि जो आपका अनकवर हो और बहुत अच्छे से आप इसको सीख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर मुगल्स यानी बाद के मुगल्स। सबसे पहली बात, डेथ ऑफ औरंगजेब। आप सभी जानते हैं मुगलों में सबसे लंबे टाइम तक राज किसने किया? सबसे मतलब लंबे टाइम तक जिसका सबसे ज्यादा जिसके अंडर एरिया रहा वो औरंगजेब के अंडर था। 21 प्रोविंसेस इसके अंडर थे, 21 प्रोविंसेस। ठीक है। और 1707 में इसकी डेथ होती है दक्षिण भारत के अंदर अहमदनगर के पास खिलदाबाद में इसकी डेथ होती है। और आपने बताया सर 1707 में इसकी डेथ हो जाती है। जब डेथ होती है इसके 5 बच्चे थे, औरंगजेब के 5 बच्चे थे और 5 बच्चों में मुअज्जम, आजम, कामबख्श, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, इसके 5 बच्चे थे। पहले का नाम मुअज्जम, फिर आजम, फिर उसके बाद में कामबख्श, फिर मोहम्मद अकबर और फिर मोहम्मद सुल्तान। लेकिन जब डेथ होती है तो मोहम्मद सुल्तान भी मर जाता है, मोहम्मद अकबर भी मर जाता है। और आपको एक बात यह भी याद रखना है, औरंगजेब के एक बेटे ने इसके खिलाफ विद्रोह किया था, रिवोल्ट किया था। किस बेटे ने किया था? तो रिवोल्ट किया था अकबर। ठीक है। अकबर वो अकबर नहीं है, महान वाला अकबर नहीं है। ठीक है ना। ये अकबर औरंगजेब का बेटा है और ये क्या करेगा? रिवोल्ट करेगा अपने बाप के खिलाफ। अच्छा, इसके बाद में जैसे ही इसकी डेथ होती है तो इसके 3 बच्चे जो थे वो जीवित थे। 2 बच्चे ऑलरेडी इनकी क्या हो चुकी थी? डेथ हो चुकी थी। और जब 2 बच्चों की डेथ हो चुकी थी तो स्वाभाविक बात है मुगलों में अगर एक से ज्यादा किसी के बच्चा था ना तो वहां पर मतलब सक्सेसरशिप की लड़ाई होनी स्वाभाविक बात थी। ठीक है ना। औरंगजेब के बच्चे भी आपस में लड़े, औरंगजेब ने भी अपने भाइयों के साथ युद्ध किया। उसके अलावा शाहजहां ने भी अपने बाप के खिलाफ हल्का सा रिवोल्ट किया था। तो एक बात याद रखना, जैसे ही 1707 में इसकी डेथ होती है औरंगजेब की, इसके बाद में मुअज्जम ये क्या करता है? युद्ध लड़ता है अपने भाइयों के साथ और एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ जजाऊ। और जजाऊ का युद्ध कब हुआ? 1707 में। और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ? मुअज्जम और आजम दोनों की लड़ाई हुई और इसमें कौन जीतता है बेटा? विनर कौन होता है? तो विनर होता है मुअज्जम, हारता कौन है? आजम। तो इन बैटल ऑफ जजाऊ मुअज्जम डिफीटेड आजम एंड किल्ड, यानी आजम को मार देता है, अपने रास्ते से हटा देता है और राज कर लेता है। ठीक है ना। तो आपने बताना सर मुअज्जम किसको हरा देता है? आजम को। और ये काम की बेटा आपने बताना सर मुगल सल्तनत का नेक्स्ट जो है राजा बन जाता है, बादशाह बन जाता है 1707 में। और किस नाम से मुअज्जम राजा बनता है? बहादुर शाह फर्स्ट, यानी ये राजा बनता है बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से। और शाह आलम फर्स्ट, इसी को बहादुर शाह फर्स्ट कहते हैं और इसी को ही शाह आलम फर्स्ट कहा जाता है। ठीक है। तो याद रखना कौन सा राजा बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से बना? मुअज्जम। और एक नाम और क्या था इसका? शाह आलम फर्स्ट। और मैं आपको बता दूं जब राजा बना इसकी एज थी 65 साल। और इस उम्र में आते आते तो नॉर्मली सी बात है भगवान साइड बंदा हो जाता है, थोड़ा ठंडे स्वभाव का हो जाता है। ठीक है ना। तो यानी ये थोड़ा सा एक प्रकार से लीनियंट हो गया था, थोड़ा सा शांत हो गया था किसके प्रति? हिंदुओं के प्रति। तो सबसे पहली बात 65 की एज में राजा बना, इसको क्या बोला जाता है? बूढ़ा बादशाह। दूसरी बात, इसका तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं था। ठीक है ना। बहुत सारे इतिहासकारों ने एक बात लिखी है, ये लास्ट ऐसा मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ शब्द कहे जा सकते हैं, यानी इसके बाद सारे के सारे ढक्कन थे। ठीक है ना। इनके बारे में कुछ थोड़े बहुत शब्द कहे जा सकते हैं, जनता का थोड़ा बहुत ध्यान रखता था लेकिन फिर भी कोई ज्यादा खास ध्यान नहीं रखा। इसी वजह से आपको बताना सर काफी खान के नाम से एक मुगल इतिहासकार थे, काफी खान, काफी खान के नाम से एक मुगल इतिहासकार थे। इन्होंने इनको क्या कहा? शाहे बेखबर,
ऐसे शाह, ऐसे राजा जो बेखबर है, जिसको कोई खबर ही नहीं राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इनको टाइटल क्या दिया गया, शाही बेखबर टाइटल दिया गया। और बूढ़ा बादशाह कहा गया। कब राजा बने, 1707 में। कब तक टाइम पीरियड रहा, 1712, यानी 1707 से लेकर 1712 तक ये राजा रहे। अच्छा, 1709 के अंदर अपने एक भाई यानी कामबख्श ने आजम मुअज्जम ने क्या किया, आजम को तो हटा दिया, लेकिन इसका एक भाई और अभी है ना, एक भाई और भी है इसका। तो 1709 ईस्वी के अंदर बीजापुर या हैदराबाद के आसपास कहा जाता है एक छोटा सा युद्ध लड़ा जाता है। और उस युद्ध के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनना, उस युद्ध के अंदर ये क्या करता है, ये हरा देता है कामबख्श को और मार देता है। तो यानी दोनों भाइयों को मरवा देता है और उसके बाद खुद बड़े शान से क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। तो राजनीति, राजा का काम ये नहीं है कि अपने भाइयों को मरवा देना फिर राजा बना, ये कूटनीति है, ठीक है ना। और ऐसी कूटनीति इन राजाओं ने करी और इसी वजह से ये ज्यादा सफल नहीं हो पाए, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरी बात आप सभी जानते होंगे, औरंगजेब ने क्या किया था 1689 के अंदर, मेरी बात सुना ध्यान से। औरंगजेब का बेटा अकबर क्या करता है, रिवोल्ट करता है औरंगजेब के खिलाफ, और रिवोल्ट करके दक्षिण भारत में किसके पास चला जाता है, शिवाजी महाराज के बेटे जिसका नाम था संभाजी, उनके पास चला जाता है और वो उसको शरण दे देते हैं। इस बात से औरंगजेब चिढ़ जाता है और औरंगजेब दक्षिण भारत उनके पीछे पीछे चला जाता है ना, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, यानी 7 समुद्र पार कहते चला जाएगा ना अकबर, तो भी मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो औरंगजेब था अकबर का पीछा करता है और ऐसे में वो ढूंढता रहता लगातार और आखिरकार 1689 के अंदर शाहू जी जो महाराज थे, संभाजी जो शिवाजी के बेटे थे, वो हाथ आ जाते हैं और उनके साथ उनके सलाहकार होते कवि कलश, दोनों को मरवा देता है, बड़ा ही ब्रुटैलिटी से मरवाता है। और उसकी पत्नी जिसका नाम क्या था बेटा, येशुबाई, यानी संभाजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था, येशुबाई, और बेटे का नाम क्या था, शाहू जी महाराज, छोटे ही थे, इनको कैद करवा देता है, ठीक है ना। और जब तक औरंगजेब जीवित रहता है, यानी औरंगजेब मरा कब, उस दिन का इंतजार पूरे भारतवर्ष को था जिस दिन औरंगजेब मरा 1707 ईस्वी के अंदर, और जैसे ही मरा तब तक येशुबाई और शाहू जी महाराज कैद में थे। तो यानी 89 से लेकर 1707 ईस्वी तक ये माँ और बेटे यानी मराठा साम्राज्य के वंशज ये दोनों क्या रहे थे, कैद में रहे थे, ठीक है ना। तो ही रिलीज्ड शाहू जी एंड येशुबाई। तो आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब ने पकड़ा था, रिलीज किसको किया, शाहू जी और उनकी माता येशुबाई को रिलीज किया। और येशुबाई किन की पत्नी थी, संभाजी महाराज की पत्नी थी। और संभाजी किन के बेटे थे, शिवाजी महाराज के बेटे थे, ठीक है ना। और आपने बताना सर, ही वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स हिंदू, यानी एक सहिष्णु था, बड़ा ही नरम रवैया रखता था हिंदुओं के लिए। कौन बेटा, बहादुर शाह फर्स्ट, यानी इसको ये था मेरे बाप ने बड़ी मतलब ब्रुटैलिटी करी है लेकिन मैं नहीं करना चाहता इनके साथ इतनी ज्यादा ब्रुटैलिटी। उसके बाद में 1712 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। डेथ के बारे में कई मिथ है, कोई कहता है कि पंजाब में बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ लड़ते उनकी डेथ हुई है, कई कहते हैं लाहौर में इसकी डेथ हुई है, ठीक है ना। लेकिन 1712 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है, ये आपने याद रखना है। तो पहला राजा उत्तर मतलब लेटर मुगल्स के अंदर वो कौन थे बेटा, तो आपने बताना है बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम फर्स्ट, और इनको क्या कहा जाता है, मुअज्जम कहा जाता है। और किन के बेटे थे, तो आपने बताना सर ये बेटे थे औरंगजेब के। उसके बाद में मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे इनकी डेथ होती है इनके 4 बेटे, ठीक है ना, इनके 4 बेटे, एक का नाम जहादर शाह, एक का नाम अजीमुस शान, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक का नाम है जहादर शाह, एक का नाम है अजीमुस शान, एक का नाम है राफी उस शान, और एक का नाम है जहान शाह। जहान शाह, इसका नाम राफी उज शान, इसका नाम है अजीमुस शान, और इसका नाम है जहादर शाह, ठीक है। ये याद रखना, इसके 4 बेटे। तो नॉर्मली सी बात है, हर बेटे के लाल टपके की कि मैं राजा बनूं। राजा कौन नहीं बनना चाहता, आप जो इस वीडियो को देख रहे हो सबको मन में लगता होगा मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, ठीक है ना। लेकिन प्रधानमंत्री देश के राजा के समान होता है और राजा का कर्तव्य ये होता है कि देश की जो जनता है वो खुश रहे, ठीक है ना। लेकिन ये जो नालायक थे, ये इनका जनता की तरफ ध्यान ही नहीं था। इसलिए इतिहासकार, क्योंकि आप सभी जानते हैं कवि जो होता है ना समाज का दर्पण होता है, इतिहासकारों ने क्या लिखा, शाहिबे खबर, कि ऐसा राजा जिसको खबर ही नहीं है जनता की, ठीक है ना। तो जनता की खबर रखना राजा का कर्तव्य है, ठीक है। अब बात आती है सर, उस समय मेरी बात सुनना ध्यान से, असद खान औरंगजेब के दरबार में एक वजीर था और सबसे लंबे टाइम तक वजीर रहा था, 31 साल। आप सभी जानते हैं 1682 के अंदर, आप सभी जानते हैं 1682 के अंदर औरंगजेब दक्षिण भारत चला गया था और उसके बाद कभी लौट के उत्तर भारत में आया ही नहीं। और उसके पीछे देख रेख कौन करता था साम्राज्य की, असद खान। असद खान क्या था, वजीर था, किसका, औरंगजेब का। 31 साल भाई साहब वजीर रहा था, 31 साल, ठीक है ना। किसका वजीर रहा, औरंगजेब का वजीर रहा। और असद खान का एक बेटा था जिसका नाम था जुल्फिकार खान, ठीक है ना। अच्छा, औरंगजेब तो टपक लिया, चलो
उसका बेटा एक बहादुर शाह फर्स्ट बेटा पकड़ लिया, लेकिन ये दोनों बाप और बेटा दोनों जिंदा थे, ठीक है ना। अभी जिंदा हूं जी लेने दो, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों बाप और बेटे जिंदा थे। असद खान ने क्या किया, असद खान और जुल्फिकार खान ने दोनों ने प्रयास किया, और प्रयास करके जहादर शाह को क्या कर दिया, गद्दी पे बिठा दिया, ठीक है ना। और इनको पता था ये नालायक है, इसको पता तो कुछ है नहीं, ठीक है ना, इसलिए राज कौन करेंगे, हम करेंगे। आगे मोहरा किसको बनाएंगे, एक राजा का नाम किसका रखेंगे, जहादर शाह, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, जहादर शाह को राजा बना दिया 1712 ईस्वी के अंदर, और इसको एक टाइटल दिया जाता लंपट मूर्ख, महामूर्ख आदमी, ठीक है ना, पढ़े पर गुणे नहीं, सबसे मूर्ख आदमी था ये, ठीक है ना। अब मूर्ख कैसे है, सुनिए ध्यान से। असद खान और जुल्फिकार खान ने क्या किया, जहादर शाह को राजा बना दिया, और राजा बनते ही जुल्फिकार खान क्या बन गया बेटा, वजीर बन गया, और ये बन गया एडवोकेट, असद खान बन गया एडवोकेट। ये डिबेट्स करेगा टीवी पे जाके सिर्फ, ठीक है ना, टीवी पे जाके डिबेट करेगा कि हमारा राज में ऐसा चल रहा है, हमारे राज में ऐसा चल रहा है, और ये वजीर है, सारे डिसीजन ये लेगा, ठीक है। और ये राजा का काम होता है देखरेख करना। अब कैसी देखरेख करता है वो देखो। अब 1712 में जहादर शाह राजा बनता है, इसको टाइटल दिया जाता है लंपट मूर्ख, और इसकी प्रेमिका थी, कहा जाता है एक तवायत थी, ठीक है ना, एक प्रोस्टिट्यूट थी, एक वेश्या थी दिल्ली के अंदर, जिसका नाम था लाल कुंवर। इससे प्रेम पड़ जाता है, राजा और प्रेम, ठीक है ना, समझ नहीं आई बात। और ये राजा जो है किसके प्रेम में पड़ गया, लाल कुंवर के, और जैसे प्रेम में पड़ता है इससे शादी कर लेता है, ठीक है ना। और लाल कुंवर का किससे सुनो, लाल कुंवर ने क्या किया, अपने सारे रिश्तेदारों को लाल किले के अंदर नौकरी लगवा दिया, बड़े बड़े पोस्ट पे अधीन कर दिया। कल तक जो इसकी सहेली सब्जी बेचा करती थी, आज वो लाल किले की गद्दी पे बैठी है, ठीक है ना। कल तक जो बाहर बैठ के साफ किया करती थी, आज वो दूसरों से साफ कहलवा रही है। देखो क्या विडंबना है, ठीक है ना। तो लाल कुंवर से प्रेम हो जाता है, शादी कर लेता है। और लाल कुंवर का एक किस्सा सुनने में आता है कि लाल कुंवर ने एक बार जहादर शाह से कहा कि जहादर शाह मेरे को मौत का तांडव देखना है, मौत कैसी होती है। तो कहा जाता है जहादर शाह ने इसकी इच्छा पूर्ति के लिए एक नाव में कुछ लोगों को बिठाया, और यमुना नदी के बीचों बीच, उसमें कुछ महिलाएं थी, कुछ बच्चे थे, कुछ बड़े थे, और वो नाव बीचों बीच पलटवा दी यमुना नदी के किनारे। और ये जो है मतलब तैरना बच्चों को कहां से आएगा, बच्चे बिलखिला रहे हैं बचाओ बचाओ, है ना, कुछ मर रहे हैं बेचारे, डूब रहे हैं। और ये जो महिला है ये वहां पर पूरे किनारे के ऊपर खड़ी होकर मौत का तांडव देख रही है, और बड़ी खुश हो रही है, जहादर शाह को कह रही है थैंक यू आपने मेरे लिए ये किया, ठीक है ना। ऐसा फिर इसको मूर्खी, लंपट मूर्खी कहेंगे, बताओ। और इसको कौन सा पीएचडी का डिग्री दे दे अपन, ठीक है ना। तो बिलावड का नाम लाल कुंवर था, ठीक है ना। उसके बाद में राजा जयसिंह को मिर्जा और सवाई राजा का टाइटल दिया गया, ठीक है ना। अजीत सिंह को महाराजा का टाइटल दिया गया, और एक्चुअल पावर किसके हाथ में थी, जुल्फिकार खान के हाथ में थी, ठीक है ना। ऐसे राजा होंगे तो एक्चुअल पावर तो कोई और ही करेगा, एक्चुअल पावर तो किसी और के हाथ में होगी, ठीक है ना। तो अजीत, देखो राजा वो होना चाहिए जिसके पास देश के लिए विजन हो, अपनी जनता के लिए विजन हो, ठीक है ना, वो देश का राजा होना चाहिए। लेकिन ऐसे डमरू कांत देश के राजा बनेंगे, तो एक्चुअल पावर किसके हाथ में थी, जुल्फिकार खान के हाथ में थी, ठीक है ना। लेकिन जब ये सारा ड्रामा चल रहा था, इसी के दरबार में दो भाई रहते थे, और दोनों भाइयों को सैयद ब्रदर्स कहा जाता था बेटा, सैयद ब्रदर्स। और सैयद ब्रदर्स में एक का नाम था हुसैन अली खान, और एक का नाम था अब्दुल्ला खान। एक का नाम था हुसैन अली खान, एक का नाम था अब्दुल्ला खान, ठीक है। दोनों को बड़ी चिंता सताने लगी, यार ये तो गलत साइड जा रहा है काम। दोनों ने क्या किया, एक षड्यंत्र किया, षड्यंत्र के तहत इन्होंने क्या किया, इस जहादर शाह को मरवा दिया, ठीक है। इस जहादर शाह को मरवा दिया, और इसके मरवाने के बाद में इसी अजीमुशान, ये जो अजीमुशान है, इसका एक बेटा था जिसका नाम था फर्रुखशियर। इसी अजीमुशान का बेटा था जिसका नाम क्या था, फर्रुखशियर। इस फर्रुखशियर को क्या बना देता है, राजा बना देते हैं, ठीक है ना। फर्रुखशियर को राजा बना देते हैं। अब एक साल ही राज करता है ये जहादर शाह, तो 1712 से लेकर 1713 तक राज करता है, और 1713 के अंदर सैयद ब्रदर्स के द्वारा इसको मरवा दिया जाता है, और उसके बाद में फर्रुखशियर को राजा बना दिया जाता है। फर्रुखशियर किसका बेटा था, अजीमुशान का बेटा था, ठीक है। फर्रुखशियर अजीमुशान का बेटा था। और अब जो है, मेरी बात ध्यान से सुनना, हुसैन अली खान ये बन जाता है मीर बख्शी, ये बन जाता है मीर बख्शी। मीर बख्शी का मतलब सेनापति। हुसैन अली खान बन जाता है मीर बख्शी, और मीर बख्शी का मतलब क्या था, मुगलों में सेनापति। और अब्दुल्ला खान क्या बन जाता है, ये बन जाता है वजीर, ठीक है ना। अब्दुल्ला खान क्या बन जाता है बेटा, वजीर बन जाता है, ठीक है। और अब ये भी एक प्रकार से मोहरा बन गया, फर्रुखशियर भी मोहरा बन गया, और एक्चुअल पावर किसके हाथ में, सैयद ब्रदर्स के हाथ में है। आराम से समझते जाना, आपको हर चीज समझ आएगी।
एक्चुअल पावर को एंजॉय कौन कर रहे हैं? सैयद ब्रदर्स। पहले कौन कर रहे थे बेटा? जुल्फिकार खान और असद खान। और इधर इधर कौन कर रहे हैं बेटा? ये दोनों मतलब भाई कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके बाद में क्या हुआ, फर्रुखशियर जो था ना वो कुछ कुछ पावर अपने हाथ में रखता था, ठीक है। सबसे पहले इसके काम क्या क्या रहे फर्रुखशियर के, देखेंगे 1716 ईस्वी के अंदर। और मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो राजा जयसिंह है ना, जयसिंह, इसी ने क्या किया था 1727 ईस्वी के अंदर जयपुर नामक एक नगर बसाया था, जयपुर, ठीक है ना। पुर का मतलब होता है नगर, और जय यानी जयसिंह। राजा जयसिंह सेकंड ने क्या किया था, जयपुर नामक नगर बसाया था, और जिसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है पिंक सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसको पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। आमेर का राजा था ये जयसिंह, और इसको मिर्जा राजा और सवाई राजा का टाइटल किसने दिया था? तो आपने बताना सर, इसको टाइटल देने वाला कौन था? जहांदर शाह था। और जहांदर शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, आगे सुनते हैं अपन। फर्रुखशियर ने 1716 के अंदर क्या किया, पंजाब में अगर बात करें सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत के बाद में जो है कमान किसने संभाली? रिवोल्ट की कमान संभाली बाबा बंदा सिंह बहादुर, बड़ी बहादुर सेनापति थे, ठीक है ना। जब उनका नाम लिया जाता है तो भी ऐसे बहादुरी और शौर्य की गाथा सी सामने आती है कि कैसे उन लोगों ने इतना जुल्म सहा होगा, ठीक है ना। लेकिन उनके पास तो बड़ी ही अच्छी पावर थी, भगवान के रूप थे वो लोग। तो क्या होता है 1716 के अंदर ये फर्रुखशियर क्या करता है, बाबा बंदा सिंह बहादुर को शहीद करवा देता है। बाबा बंदा सिंह बहादुर को क्या करवा देता है बेटा? मार्टायर करवा देता है। मार्टायर यानी शहीद, ठीक है। कहां पर शहीदी होती है इनकी? दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। दिल्ली में अगर बात करें तो आप इनकी शहीदी होती है किसके पास? कुतुब मीनार के पास, ठीक है। और 1716 ईस्वी के अंदर इनकी शहीदी होती है, लेकिन बात ये तक नहीं ठहरी। इसके बाद में एक अंग्रेज पर्सन था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। मेरी बात सुनना ध्यान से, 1717 की बात है। एक अंग्रेज डॉक्टर था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन, इसका नाम था विलियम हैमिल्टन। अच्छा, इस फर्रुखशियर के पांव में क्या हो गया? फोड़ा हो गया, पांव में एक जख्म हो गया, फोड़ा हो गया। अच्छा, वो बड़ा दर्द करता था, इलाज बहुत करवाया लेकिन कोई इलाज हुआ ही नहीं, ठीक है ना। और उसमें मवाद यानी रस्सी भरने लगी। हुआ क्या, विलियम हैमिल्टन नामक डॉक्टर ने इसके वहां पर कट लगाया, चीरा लगाया, उसमें जितनी भी मवाद थी सारी की सारी बाहर निकाल दी और उसमें पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर दी, और जिसकी वजह से थोड़े ही टाइम के अंदर उसका सारा का सारा जो मवाद था, जो जख्म था, सूख गया, ठीक है ना। अब मुगल बादशाह क्या हो गया? मुगल बादशाह तो हो गया बड़ा खुश, और मुगल बादशाह खुश होगा तो क्या करेगा? जो मर्जी मांगो हम दे देंगे, पल्ले भले कुछ भी ना हो लेकिन जो मर्जी मांगो दे देंगे। अंग्रेजों ने कहा साहब हम तो देखो परदेसी आदमी हैं, ठीक है ना, और हमें तो क्या व्यापार करने दीजिए थोड़ा थोड़ा। देखो गिड़गिड़ा रहे हैं, एक दिन ये गिड़गिड़ाएंगे अपने मुगल, अब अंग्रेज गिड़गिड़ा रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने कहा साहब हमें तो बंगाल में व्यापार करना है, पैसे हमारे पास है नहीं, वो वहां दस्तक मांगते हैं, वहां पर हमें से टैक्स लेते हैं, साहब हमें व्यापार करना है, करने दीजिए। बैठा गद्दी पे बैठा था, दिया, ठीक है ना। तो आपने बताना सर, विलियम हैमिल्टन को 1717 के अंदर क्या हुआ, एक मतलब जैसे इसने फोड़ा ठीक किया फर्रुखशियर का, तो इन्होंने क्या किया? गोल्डन फरमान जारी कर दिया। तो लिखेंगे गोल्डन फरमान, या इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा, इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ट्रेड। इसको मैग्ना कार्टा फॉर ब्रिटिश ट्रेड बोला जाता है। और 1717 के अंदर यानी गोल्डन फरमान कहा जाता है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, एक साल में 3000 रुपए देने पड़ेंगे सिर्फ, ठीक है ना। एक साल में आपको सिर्फ 3000 रुपए देने पड़ेंगे, और 3000 के बदले आप बंगाल के अंदर क्या है, बिना किसी टैक्स के व्यापार कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या था? गोल्डन फरमान था, सुनहरी फरमान था। किसके द्वारा? ये फर्रुखशियर ने दिया। किसको दिया बेटा? अंग्रेजों को दिया। और कब? 1717 ईस्वी के अंदर, ठीक है। अब सैयद ब्रदर्स को लगने लगा ये तो हमारे से बाहर उठता जा रहा है, कमाल करते हो, ठीक है ना, हमने पाला है ना, साड़ी बिल्ली सानू में आऊं, ठीक है, हमसे पूछा ही नहीं, कमाल है, इसने गोल्डन फरमान जारी कर दिया। अब सैयद ब्रदर्स को लगा कि हम इसको मरवा देते हैं, ये हमारे हाथ से बाहर होता जा रहा है, और फर्रुखशियर को लगने लगा कि मैं सैयद ब्रदर्स को मरवा देता हूं, यानी एक दूसरे के सामने षड्यंत्र होने लगे। जब बात बेटा जब आती है ना कि बंदा कूटनीति करके बैठता है, फिर भी वहां षड्यंत्र होते हैं, ठीक है ना। और यहां पर भी षड्यंत्र होने लगे। तो आपने बताना सर 1719 के अंदर, मेरी बात सुनना ध्यान से, 1719 के अंदर बालाजी विश्वनाथ ये पेशवा थे बेटा मराठाओं के। और आपने बताना सर इधर कौन था? सैयद ब्रदर्स। इनके बीच में एक संधि होती है, एक समझौता होता है जिसको ट्रीटी ऑफ दिल्ली बोला जाता है,
इसको ट्रीटी ऑफ दिल्ली बोला जाता है, दिल्ली की संधि बोला जाता है, ठीक है। और इनको बोला जाता है कि सैयद ब्रदर्स के द्वारा आप हमारी सहायता करो, किसको मरवाने में, फर्रुखशेर को मरवाने में। और अगर आपने हमारी सहायता कर दी तो हम क्या करेंगे, हम आपको दक्षिण भारत के अंदर जो टैक्स आप इकट्ठा करते हो, टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सारी आपकी है। आप टैक्स रखिए, अपने पास रखिए, हमें भी नहीं चाहिए, लेकिन आप जो है टैक्स की कलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ मराठा पेशवा थे, बहुत शक्तिशाली बंदे थे। और इनकी मदद से क्या हुआ 1719 के अंदर, इसकी मदद से क्या हुआ 1719 के अंदर फर्रुखशेर किल्ड, इनकी मदद से क्या हुआ फर्रुखशेर किल्ड, फर्रुखशेर को मरवा दिया जाता है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है ना। इनकी मदद से क्या होता है बेटा, फर्रुखशेर को मरवा दिया जाता है। और कब मरवा दिया जाता है 1719 के अंदर, ठीक है। और जैसे इस फर्रुखशेर को मरवा दिया जाता है, मेरी बात सुनना ध्यान से, फर्रुखशेर को मरवाने के बाद में दो राजा आते हैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए, क्या नाम था राफी उद्दारजात, ठीक है। 1719 के अंदर इसको मरवाने के बाद में नेक्स्ट राजा आता है, हाँ 1719 के अंदर नेक्स्ट राजा आता है राफी उद्दारजात, राफी उद्दारजात, ठीक है। लेकिन राफी उद्दारजात जो थे, इनकी थोड़ी टाइम बाद 1-2 महीने के बाद टीबी से डेथ हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो जाती है। और आपको पता है टीबी से सबसे ज्यादा अंग कौन सा प्रभावित होता है, ये आपने कमेंट में बताना है। एक मलेरिया जब होता है, मलेरिया से बॉडी का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो आपने बताना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है कि जब टीबी होती है, टीबी से ट्यूबरक्लोसिस से अपनी बॉडी का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। दूसरा, ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है, और 2024 का ट्यूबरक्लोसिस डे का थीम क्या है। उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, इसका थीम क्या है, ये सारे आपने बताना है, ठीक है। आ जाओ, 1719 के अंदर राफी उद्दारजात बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, राफी उद्दारजात की 2-3 महीने बाद डेथ हो जाती है। और जैसे डेथ होती है, इसके बाद में इसी का भाई राफी उद्दौला, इसी का भाई 1719 के अंदर इसको गद्दी पे बैठाया जाता है, जिसका नाम है राफी उद्दौला, राफी उद्दौला। लेकिन इसकी भी डेथ 2-3 महीने बाद किसी बीमारी से हो जाती है, कहा जाता है डायसेंट्री हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये बंदा सर्वाइव नहीं कर पाता और इसकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। और जैसे क्रिकेट में होता है ना, एक बंदा आउट हो गया, फिर आउट हो गया, ऐसे लगातार आउट होते जा रहे थे, ठीक है। और जैसे आउट होते जा रहे थे, सैयद ब्रदर्स के लिए चिंता बढ़ रही थी, और बढ़ रही थी। इन्होंने क्या किया, 1719 में ही तीसरा राजा गद्दी में बिठा दिया, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद शाह। इसका नाम था मोहम्मद शाह, सबसे बड़ा ढक्कन आदमी, ठीक है ना। इसका नाम क्या था बेटा, इसका नाम था मोहम्मद शाह। इसको गद्दी पे बिठाते हुए कौन, सैयद ब्रदर्स, इसको गद्दी पे बिठाया जाता है किसके द्वारा, तो आपने बताना सर, सैयद ब्रदर्स के द्वारा इस बंदे को गद्दी पे बिठाया जाता है। और जैसे गद्दी पे बिठाया जाता है, बात सुनना ध्यान से, हाँ जी, जैसे इसको गद्दी पे बिठाया जाता है, सबसे पहले इसका नाम पूछेंगे तो आपने बताना सर रोशन अख्तर। इसका ओरिजिनल नाम क्या था, रोशन अख्तर, रोशन अख्तर। ये गद्दी पे बैठता है और किस नाम से, आपने बताना मोहम्मद शाह के नाम से। और ये किस नाम से जाना जाता है इतिहास में, इसको कौन सा टाइटल दिया जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला टाइटल इसको दिया जाता है, रंगीला बादशाह, ठीक है ना। रंगीलो मारो ढोलनो नहीं, रंगीला बादशाह कहा जाता है। और किसके कारण, इसके लक्षणों के कारण, दरबार में महिलाओं के कपड़े पहन के नाचता था, ठीक है ना। और ज्यादातर इसको स्त्रियों का संग पसंद था। और एक राजा और ऐसे कार्य करना, राजा कहलाने के लायक ही नहीं है, ठीक है ना। बस ठीक था, एक परिवारवाद था, एक परिवार का ही बच्चा राजा बनेगा, तो वो सिस्टम चलता था। लेकिन राजा कहलाने के कोई इनमें गुण ही नहीं है, एक आधा गुण भी नहीं है। इससे ज्यादा गुण तो आप लोगों में मिल जाएंगे, ठीक है ना, अच्छे गुण मिल जाएंगे। इससे ज्यादा तो आपकी टैलेंट तो है ना, सोच तो है ना, आप तैयारी कर रहे हो अपनी नौकरी की, ठीक है। बहुत सारी चीजें देखता है। एक स्टूडेंट जीवन है ना, तपस्या का जीवन है, बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है एक बच्चे को। आज तैयारी करता है, फाइनेंशियल कंडीशन देखनी पड़ती है। जब एग्जाम आता है, सबसे पहले वो देखता है कि कम से कम 1000 रुपए तो मेरे को देने पड़ेंगे, जब पेपर भरूंगा मैं, पेपर की फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद में सेंटर आएगा, वहां जाने के लिए किराया चाहिए, उसके बाद तैयारी के लिए चाहिए, ठीक है ना। हर चीज का बच्चे को देखना पड़ता है। बाहर जाके तैयारी करता है, घर वालों से बार बार मांग नहीं सकता, ठीक है। रिजल्ट आता, घर वाले जब पेपर दे के आता है, घर वाले पूछते पेपर कैसा हुआ, बच्चा कहता है बढ़िया हुआ, लेकिन बार बार पूछते रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो टेंशन एक रहती है दिमाग के ऊपर, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं तपस्या का जीवन है आपका स्टूडेंट जीवन, और इस तपस्या को कीजिए, इसका फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। आ जाओ, टाइटल मोहम्मद शाह रंगीला का इसको दिया जाता है, रोशन अख्तर इसका नाम था, और 1719 में राजा बना। अच्छा, जैसे ही राजा बना 1719 में, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसने क्या किया, बनते ही किल्ड। इसको सबसे बड़ा खतरा यह था कि सैयद ब्रदर्स ने जैसे
मतलब औरों को मरवाया तो हो सकता है मेरे को भी मरवा देंगे। तो इसने क्या किया, उनका पहले कंडा निकाल दिया, ठीक है ना। और आपने बताना सर इसने क्या किया, मरवा दिया किसको बेटा, सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया। नंबर 1 काम इसने आते ये किया, पहली भेंट स्वीकार, ठीक है, आते कहते मर दो। इसने क्या किया, मरवा दिया किसको बेटा, सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया। और उसके बाद में लिखेंगे, और किसके द्वारा आपने बताना सर, मतलब सैयद ब्रदर्स में एक हुसैन अली खान था, एक अब्दुल्ला खान था, हुसैन अली खान था और एक का नाम अब्दुल्ला खान था, दोनों भाइयों को मरवा दिया इसने। और मरवाने के बाद में क्या हुआ, जो मतलब इसके अंडर राज्य थे, चाहे वो बंगाल था, चाहे वो आपका हैदराबाद था, अवध था, चाहे वो आपका जाट था, भरतपुर, सब अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे। सबसे पहले हैदराबाद, सबसे पहले अगर आप बात करें हैदराबाद, हैदराबाद में एक राजा था जिसका नाम था चिनकलिज खान, ठीक है, इसका नाम था चिनकलिज खान, इसका नाम था चिनकलिज खान। हैदराबाद का एक राजा था और इस राजा का नाम क्या है बेटा, तो याद रखना इस राजा का नाम है चिनकलिज खान, या इसको निजाम उल मुल्क कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। इसने क्या किया, अपने आप को हैदराबाद में इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और जब गद्दी पे बैठा इसने ये कह के बैठा कि मेरे मरने के बाद जो गद्दी पे बैठेगा वो अपने नाम के साथ क्या लगाएगा, निजाम। और इसी वजह से आज हैदराबाद को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ निजाम कहा जाता है, ठीक है ना। बिरयानी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है वो, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे उसके नाम है। वो एक नदी के किनारे है जिसका नाम है मुसी रिवर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन वो कहां पर, आपका हैदराबाद में। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहां पे है, हैदराबाद के अंदर है, ठीक है ना। उसके अलावा सलारजंग म्यूजियम कहां पे है, हैदराबाद के अंदर है सलारजंग म्यूजियम। और उसके अलावा हैदराबाद और सिकंदराबाद क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है भारत का जुड़वां शहर। ऐसा नहीं कि हैदराबाद सिकंदराबाद ही जुड़वां शहर है, भारत के और भी बहुत सारे जुड़वां शहर है, जैसे कलकत्ता है, हावड़ा कलकत्ता है, उसके अलावा कटक भुवनेश्वर है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो याद रखना हैदराबाद चिनकलिज खान के अंदर क्या हो गया, ये अपने आप को आजाद घोषित कर दिया इसने। उसके अलावा अवध में सादत खान, अगर बात करें अवध, आज का यूपी अवध, यहाँ का सादत खान, सादत खान ने क्या किया, अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। आज हम किसी के अंडर नहीं है, हम अपने आप में आजाद है, अपने आप को इसने क्या किया, आजाद घोषित कर दिया। उसके अलावा बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने, बंगाल का पहला नवाब बना, बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खान, इसने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें भरतपुर राजस्थान के अंदर, भरतपुर राजस्थान के अंदर चूड़ामन जाट, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। आज के बाद हम किसी इनके अंडर नहीं है बेटा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपका बात करें रोहेलखंड वगैरह मैंने बताई दिया आपको, चूड़ामन जाट भरतपुर में हो गया। तो ये सारों ने अपने आप को क्या कर दिया, आजाद घोषित कर दिया। उसके बाद में लिखेंगे ये राजा बनता रहा, काम करता गया, लेकिन इसका टाइम पीरियड देखें, अगर आप इसका टाइम पीरियड देखें तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। मोहम्मद शाह रंगीला का जो टेन्योर था, टाइम पीरियड था, कब से कब तक था, 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद में ही एबोलिश्ड जजिया, इसने जजिया फाइनली हटा दिया। क्वेश्चन आएगा सबसे पहले जजिया किसने लगाया, तो सबसे पहले जजिया लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद में पहली बार ब्राह्मणों पे जजिया किसने लगाया, तो वो लगाया था किसने बेटा, बताओ जरा, फिरोज शाह तुगलक ने। अच्छा, उसके बाद जजिया हटाया किसने, अकबर ने। वापस किसने लगा दिया, औरंगजेब ने। लेकिन फाइनली जजिया हटाने का काम कौन करेगा बेटा, वो करेगा आपका मोहम्मद शाह रंगीला। एक बार तो जजिया हटा दिया उसने, इसके बाद में जजिया तो हटा दिया, और जजिया हटाने के बाद में और क्या हुआ इसके टाइम में, सुनिए बात ध्यान से। 1720 के अंदर लिखेंगे बालाजी विश्वनाथ डाइट, बालाजी विश्वनाथ डाइट, बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो जाती है 1720 में। और बालाजी विश्वनाथ क्या था, पेशवा। अब इसी का बेटा 1720 के अंदर बनता है नया पेशवा, जिसका नाम था बालाजी, लिखेंगे बाजीराव फर्स्ट, इसका नाम था बाजीराव फर्स्ट, जिसको क्या बाजीराव बल्लाड़ भी कहा जाता है। और सबसे ताकतवर पेशवा था, एक बाजीराव मस्तानी फिल्म आई है ना, वो यही बाजीराव था, ठीक है। तो 1720 के अंदर बाजीराव जो है ये क्या बनता है बेटा, नेक्स्ट राजा बनता है, नेक्स्ट पेशवा बनता है। यहां तक आप सभी को समझ आया होगा। और इसी बाजीराव ने क्या किया, 1737 के अंदर इसी बाजीराव ने क्या किया, इन्वेडेड, किसको इन्वेड किया, ध्यान रखना, इसने इन्वेड किया था दिल्ली को, दिल्ली पे जाके अटैक कर दिया था इसने 1737 के अंदर। लेकिन अब सबसे बड़ी घटना अब घटने वाली थी, क्या घटना घटी, 1739 के अंदर, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब यहां पर 1739 की बात है, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह।
अब नादिर शाह का हमला होता है भारत पर। कब बेटा? नादिर शाह का हमला कब होता है? 1700। एक चरवाहा था, ठीक है ना, एक चरवाहा था और दुर्रानी वंश का राजा था। दुर्रानी डायनेस्टी का राजा था। कहां से आया भारत में? ईरान से आया। ईरान को क्या कहा जाता है? पर्शिया कहा जाता है। ईरान को क्या कहा जाता है? पर्शिया कहा जाता है। और नादिर शाह को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ ईरान। इसको नेपोलियन ऑफ ईरान कहा जाता है। यानी जितने भी इसने मतलब अटैक किए, किसी में हारा ही नहीं, ठीक है ना, जितने भी अटैक किए किसी में ये पर्सन हारा ही नहीं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है बेटा? याद रखना, इसी वजह से इसको कहा जाता है, अगर बात करें नेपोलियन ऑफ ईरान। और भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया पूछे ना तो आपने बताना सर नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त नामक पर्सन को क्या कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1739 में इन्वेजन हुआ नादिर शाह का। एक बैटल लड़ा गया, कौन सा बेटा? बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल, यानी जैसे इसको पता चला कि नादिर शाह रहा है तो ये दिल्ली से चल पड़ा कि चलो रास्ते में रोक लेंगे। अपने सेना, खुद तो नहीं आया, सेनापतियों को भेज दिया। और जब सेनापतियों को भेजा, करनाल के पास एक युद्ध हुआ। और युद्ध हुआ तो युद्ध में नॉर्मली सी बात है, हारेगा कौन? अपने वाले। अपने वाले नहीं, ये मुगल, ये हारेंगे। और जैसे ये हारे तो इन्होंने क्या किया? नजराना भेज दिया 5-6 लाख रुपए का, ये साहब ये आपके लिए पैसा लाए हैं और यहीं से पैसा स्वीकार करो, चले जाओ वापिस। और ये वापस चल भी पड़ा। लेकिन बंगाल, अगर बात करें अवध का शासक कौन बना? सादत खान। और सादत खान ने उसको एक चिट्ठी भिजवाई। सादत खान ने क्या कहा कि नादिर शाह जी आप आए हो पैसा लूटने। और ये तो एक ट्रेलर है छोटा सा, ये तो एक पहले 2-3 आवर का मैच हुआ है। अगर आपको असली पारी देखनी है ना, आप जाओ दिल्ली के अंदर। असली संपत्ति तो दिल्ली के अंदर है। नादिर शाह ने अपना हाथी मोड़ा और चला गया दिल्ली। और दिल्ली जाके कहते कि फिर वो रहा 57 दिनों तक दिल्ली में रहा। और जो कत्लेआम मचा है दिल्ली के अंदर, आज तक रूह कांप जाती है ना। कटवा दिए लोगों के, मार दिया लोगों को, ठीक है ना। घरों में घुस कर माँ बहनों को काटा गया है ना। उनको मतलब मीनारें बनवाई गई उनके सिरों की। जो इसने वहां पर अंधाधुंध मतलब अत्याचार किया, उसकी सुन के मतलब अपनी आत्मा कांप जाती है कि इतना मतलब ज्यादा दुर्दशा उसने उस समय दिल्ली की करी। और जाते टाइम कौन ले गया? क्या ले गया? नादिर शाह। अब इसने जाके जब दिल्ली में देखा तो दिल्ली में जाके हैरान रह गया, अच्छा ये सिंहासन तो तुमने यहाँ रख रखा है और तुम मेरे को वहीं से भेज रहे थे, बढ़िया बात थोड़ी ना। रंगीला कहते ले जाओ जी, और तो क्या है, ये तो हमारे तो काम का नहीं, हम तो बैठने के लायक नहीं है, आप ले जाओ इसको। तो आपने बताना सर नादिर शाह क्या ले गया? लिखेंगे ही टुक, नादिर शाह की बात कर रहा हूं, ही टुक पीकॉक थ्रोन विद पीकॉक थ्रोन टू ईरान। ये क्या ले गया? पीकॉक थ्रोन को ईरान ले गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला राजा, तो आपको याद होना चाहिए मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? वो बनवाया था शाहजहां ने। लेकिन पहला राजा बैठने वाला शाहजहां, और लास्ट राजा जो इस पे बैठा उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोहम्मद शाह। और ज्यादातर इसको संगत किसकी पसंद थी? स्त्रियों की, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है, ठीक है ना। तो लास्ट राजा जो किस पे बैठा आपने बताना है, मयूर सिंहासन पे, उसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला था। ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नादिर शाह भारत से वापिस चला जाता है, मयूर सिंहासन ले जाता है, उसमें कोहिनूर डायमंड ले जाता है और लगभग 70 करोड़ रुपए की संपत्ति यहाँ से लूट के लेके जाता है और बहुत सारा एक नरसंहार करके जाता है दिल्ली के अंदर। और उसके बाद में क्या हुआ सुनिए ध्यान से, 1748 के अंदर मोहम्मद शाह रंगीला डाइट। मोहम्मद शाह रंगीला डाइट, इसकी डेथ हो जाती है मोहम्मद शाह रंगीला की, ठीक है। और जब इसकी डेथ होती है इसी का बेटा नादिर शाह, सॉरी इसी का बेटा, जिसका नाम क्या था बेटा आपने बताना? अहमद शाह। इसी का बेटा था, 1748 में गद्दी पे बैठता है और इसका नाम क्या था? अहमद शाह। इसी का बेटा गद्दी पे बैठता है जिसका नाम क्या था? अहमद शाह। और उधर मेरी बात सुनो ध्यान से, उधर क्या हुआ? नादिर शाह मर गया। और मरने के बाद उसी का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? अहमद शाह, अफगानिस्तान का था। और क्या नाम रखा उसने? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना। और बड़े उसने अटैक किए पंजाब पे। तभी देख कहावत थी ना कि खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा, कि जितना कुछ है खा पी लो, वही जाना साथ में, बाकी तो अहमद शाह ने लूट के ले जाना है। तो आपने बात याद रखनी है सर, 1748 में ये मोहम्मद शाह रंगीला डेथ हो जाती है और इसी का बेटा अहमद शाह राजा बनता है। और उधर 1747 के अंदर नादिर शाह डाइट।
1747 के अंदर नादिर शाह की डेथ हो जाती है और इसी का सेनापति जिसका नाम क्या था, अहमद शाह। इधर भी अहमद शाह है और उधर भी अहमद शाह है, ठीक है ना। और ये राजा बनता है बेटा, कब बनता है आपने बताना सर। उधर ये ईरान का राजा बन जाता है 1747 में और अपने वाला ढक्कन जो है वो राजा कब बन जाता है, तो आपने बताना 1748 के अंदर। और अहमद शाह 1748 से लेकर क्या था बेटा 1754 तक राजा रहता है। 1748 से लेकर ये अपने वाला 1748 से लेकर 1754 तक क्या रहता है, राजा रहता है। और ये बड़ा ही एक प्रकार से अगर आप बात करें अयोग्य शासक था, ये एक बड़ा ही अयोग्य शासक था और इसकी डेथ कब हो जाती है 1754 में। ज्यादा कुछ बताने के लिए है ही नहीं इनके बारे में। और 1754 के अंदर अब नेक्स्ट इसकी डेथ के बाद में, जब इसकी डेथ हो जाती है, इसकी डेथ के बाद में नेक्स्ट राजा कौन बनता है, तो आपने बताना सर आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड राजा बनता है, ठीक है। और वैसे आलमगीर किसको कहा जाता है, आलमगीर कहा जाता है बेटा किसको, तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। और आलमगीर सेकंड ये है आलमगीर सेकंड 1754 में राजा बनता है और कब तक रहता है 1759 ईस्वी तक। लेकिन एक बात सुनना ध्यान से, इसके टाइम में फेमस क्या बात हुई, चलो इनका संबंध इससे तो नहीं है, लेकिन 1757 में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाता है। और ये युद्ध एक धोखाधड़ी वाला युद्ध था, ठीक है ना। और अपनों ने अपनों को ही मारा इस युद्ध के अंदर। आज अपने वालों ने मौका दिया अंग्रेजों को कि आइए और आप जो भारत में राज कीजिए। तो ये युद्ध मैं कभी आपको डिटेल में बताऊंगा किसी क्लास के अंदर। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया और 1759 के अंदर क्या हुआ, तो आपने बताना सर जो था शाह आलम सेकंड या आलमगीर सेकंड डाइट। 1759 के अंदर क्या हुआ, आलमगीर सेकंड की डेथ हो जाती है और आलमगीर सेकंड के बाद में अब नेक्स्ट राजा बनता है शाह आलम सेकंड। अब बनता है शाह आलम सेकंड, ये राजा बनता है। और कब तक राजा रहता है 1806 ईस्वी तक। अब यहां से देखना जरा ध्यान से, इसके टाइम में सबसे पहली घटना क्या हुई 1761 के अंदर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। कब हुआ आपने बताना 1761 में। किसके बीच में, आपने बताना मराठा, क्या बात है मराठा है ना, महाराष्ट्र से आके लड़ रहे थे पानीपत में, कल्ले मराठा लड़ रहे थे। और इधर अपने वाले साथ किसका दे रहे थे, अहमद शाह अब्दाली का। अरे अपने वालों का साथ दो ना, अहमद शाह अब्दाली को तो मराठा इतने मतलब ताकतवर थे, मराठाओं ने निकाल देना था अहमद शाह अब्दाली को, लेकिन करें क्या, ये मुगल भी नालायक उसका साथ दे रहे थे अहमद शाह अब्दाली को। तो 1761 का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ और ये मराठा और किसके बीच में बेटा, अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ, ठीक है। और इसमें अगर आप बात करें सदाशिवराव भाऊ कहते हैं ये युद्ध इतना भयंकर युद्ध था, इस युद्ध में सबसे ज्यादा हानि हुई मराठाओं को। और जो भी जितनी भी सेना मराठाओं की आई थी, कोई बंदा जीवित बच के वापस नहीं गया था, इतना बड़ी हानि। लेकिन शूरवीरता की तरह लड़े। अगर कोई बोले ना शूरवीरता, पानीपत का तीसरा युद्ध देखना, शूरवीरता का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है कि मरने को मर गए, शहीद हो गए, लेकिन वापस नहीं गए, ठीक है ना। और आपने बताना 1761 में क्या हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। इसके बाद में बात आती है 1764 की और हुआ बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। और बक्सर का युद्ध भी मैं किसी क्लास में कवर करूंगा, लेकिन एक छोटी सी मैं हिंट दे देता हूं। इस युद्ध में अगर आप बात करें अंग्रेज, और इधर से अगर आप बात करें बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, और एक साइड से आपके मुगल बादशाह लड़ रहे थे। लेकिन उस एक अंग्रेज ने क्या किया, इस सभी को हरा दिया, ठीक है ना। और हराने के बाद में 1765 में एक संधि होती है जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोला जाता है। और इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल बादशाह को क्या बना दिया, पेंशनर बना दिया, ठीक है ना। अब जो मुगल बादशाह है, अब ये जो मुगल बादशाह है ये क्या है, ये पेंशनर है। और पेंशन किसको दी जाती है, पेंशन दी जाती है जो रिटायर हो जाए, जिसका कोई काम ही नहीं है, रिटायर हो गया तो अब तेरे को पेंशन मिलेगी, ठीक है ना। अब इसको बोला कि अब तू रिटायर है, तेरे को मिलेगी पेंशन। और कितनी मिलेगी पेंशन, एक साल की 26 लाख, 1 लाख की क्या मिलेगी, एक साल की 26 लाख पेंशन मिलेगी। क्वेश्चन बनेगा, पहला मुगल जो पेंशनर बना तो वो कौन था बेटा, तो उसका नाम आपने बताना है शाह आलम सेकंड। क्या नाम बताना है, शाह आलम सेकंड। और 1803 में अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली को कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है ना। अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली को क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, दिल्ली को मतलब अपने कब्जे में ले लिया जाता है। और ये अंधा हो जाता है बेटा,
ये जो शाह आलम सेकंड था ये क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। और 1806 ईस्वी के अंदर फाइनली इसकी डेथ हो जाती है। 1806 के अंदर शाह आलम की डेथ हो जाती है। और इसके डेथ के बाद इसी का बेटा जिसका नाम क्या था, इसी का बेटा जिसका नाम था आपने बताना अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ये बनता राजा, अकबर सेकंड राजा बनता है। और अकबर सेकंड जब राजा बनता है कब तक राजा रहता है, 1837 ईस्वी तक। ठीक है, इसने काम किया था, इसको लगा पेंशन कम है, इसको लगाया 26 लाख से तो काम ही नहीं चल रहा है ना, ये भांडे बर्तन बेचने पड़ रहे हैं हमें तो अपने लाल किले के, है ना, कड़क भी नहीं है लाल किले के अंदर, कोई मेहमान आ जाए उसको पिलाने के लिए चाय बिस्कुट भी नहीं है, क्या करेंगे। तो इसने क्या किया, अपना एक राजदूत, इसका एक राजदूत जो कि एक पर्सन है जिनका नाम है राम मोहन राय, इन्होंने क्या किया, राम मोहन राय को क्या किया, इंग्लैंड भेजा कि जाइए इंग्लैंड जाइए। ठीक है, इन्होंने बोला आप इंग्लैंड जाइए और जाकर वहां के महारानी को बोलिए कि पैसा कम है, थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा दे, पेंशन बढ़ा दे, अभी 7th पे कमीशन लग गया, थोड़ा वो 10% 20% तो बढ़ा दो, टीए तो दे दो अलग से। ठीक है ना। तो अगर बात करें राम मोहन राय को इसने टाइटल दिया, और कौन सा टाइटल दिया कि तू राजा बन के जा यार, ऐसा राम रूम बन के मत जा, तू राजा बन के जा। तो राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया था, अकबर सेकंड ने दिया, याद रखना। राजा राम मोहन राय कहा जाता ना इनको, राजा राम मोहन राय। और विशेषकर किसके लिए जाने जाते हैं, 1828 के अंदर इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म सभा की स्थापना करी थी, इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना करी थी। और यही ब्रह्म सभा आगे चलकर क्या कहलाई, ब्रह्म समाज। ठीक है ना, यही ब्रह्म सभा आगे चलकर क्या कहलाई, ब्रह्म समाज कहलाई। और किसको टाइटल दिया राजा का, तो आपने बताना सर राम मोहन राय को, किसने, अकबर सेकंड ने। और राम मोहन राय आगे चलकर क्या कहलाया, राजा राम मोहन राय कहलाए, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, 1837 के अंदर अकबर सेकंड डाइड, 1837 के अंदर अकबर सेकंड डाइड। अकबर सेकंड की क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ के बाद में, मेरी बात सुनना ध्यान से, इसकी डेथ के बाद में इसी का बेटा जिसका नाम क्या था लिखेंगे बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह द्वितीय, 1837 के अंदर बहादुर शाह सेकंड ये राजा बनता है। ठीक है, लेकिन ये कविताएं लिखा करते थे, है ना, ये कविताएं लिखा करते, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखा करते थे। और इसी वजह से जब कविताएं लिखते थे पीछे क्या लगाते थे, जफर। इनको बहादुर शाह जफर कहा जाता है और इनको बहादुर शाह सेकंड कहा जाता है। नंबर एक बात, लास्ट मुगल बादशाह, ये लास्ट मुगल बादशाह थे। टेन्योर कब से कब तक रहा, टेन्योर रहा 1837 से लेकर 1857 तक। ठीक है, इनको कैद कहां से, 1857 की जब क्रांति हुई ना, 1857 की क्रांति, सारे जो बागी थे वो दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंच गया तो 80 साल के बुजुर्ग आदमी को क्या किया, राजा घोषित कर दिया कि हमारे लीडर कौन है, लीडर 80 साल का ये बुजुर्ग आदमी। ठीक है ना, तो आपने बताना सर, अब बुजुर्ग आदमी को लीडर बना दिया, इनका बीपी चढ़ गया। और जैसे बीपी चढ़ा, पूछा गया कौन आया पकड़ने का, अंग्रेज आए हैं, तो बैक साइड से निकल गए। और सबसे पहले कहा गया बेटा, निकलने के बाद में इन्होंने मतलब निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे मत्था टेका कि अब रबी रखा है, और उसके बाद में चले गए कहां पर, हुमायूं की टॉम में। ठीक है ना, तो आपने बताना सर इनको कैप्चर कहां से किया गया, कैप्चर किया गया 1857 में हुमायूं के मकबरे से, हुमायूं के टॉम से इनको कैप्चर किया गया। और कैप्चर करके इनको सेंट कहां भेजा गया, 1857 में इनको रंगून भेजा गया। रंगून आपको पता है म्यांमार, और म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। बोला जाता ना कि मतलब मेरे पिया गए रंगून और वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। ठीक है ना, तो वो रंगून जो है आज कहां पर है, वो है आपका म्यांमार। और म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। और बर्मा जो है वो म्यांमार कब बना, 1989 के अंदर। और यहाँ की एक समाज सेविका है जिनका नाम है आंग सांग सुकी। तो इनका कई बार जिक्र आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो याद रखना इनको कहां भेजा जाता है, रंगून में भेजा जाता है। और रंगून कहां पर बेटा, आज के टाइम में म्यांमार के अंदर है। और इनकी फाइनली 1862 के अंदर वहां पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, 1862 में इनकी वहां पर क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि मतलब ये भारत में, ये इनकी एक आखिरी इच्छा थी कि मैं भारत में दफन होना चाहता हूँ। ठीक है ना, इनकी आखिरी इच्छा क्या थी कि मैं भारत में दफन होना चाहता हूँ। और इन्होंने एक लाइन भी लिखी थी कि न मैं तो किसी आंख का नूर हूं और ना मैं ही किसी के दिल का चिराग हूं। ठीक है ना, और मैं किसी के काम आ ना सका वो बुझता हुआ चिराग हूं। इन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी देश के लिए। और इनकी कब्र पे लिखा हुआ है कि ऐसे अभागे मुगल बादशाह जिनको मरने के बाद में 2 गज वतन की जमीन भी नसीब ना हुई, तो ये तो चाहते थे कि मेरे को भारत में दफनाया जाए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आएगा लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड
कब डेथ होती है 1862 में, कहां पर बेटा, रंगून के अंदर। और इनका भारत में कब खत्म हो जाता है कार्यकाल, 1857 में। और 1857 में मेरी बात सुनो, 1857 की क्रांति को जब भी मतलब कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद में भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। और मुगल साम्राज्य कब से कब तक चला, आपने बताना सर। 1526 में स्थापना हुई और 1707 तक बड़े परचम से चला, बड़े ऊपर लेवल से चला। लेकिन 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद में 1857 तक जो इन्होंने बनाया वो इन सभी ने क्या कर दिया, लुटा दिया। ठीक है ना। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या खत्म किया है, लेटर मुगल्स खत्म किए हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा, इनसे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।